अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर गज़न फरफी केयर। आई एम यूरोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन। आज हम बात करें रिज्यूम प्रोसीजर के बारे में, विच इज़ वन ऑफ द एडवांस प्रोसीजर्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एनलार्ज प्रोस्टेट। व्हाट इज रिज्यूम? आसान अल्फाज में यह है कि प्रोस्टेट के अंदर एक स्टीम इंजेक्ट की जाती है, जिससे प्रोस्टेट के जो टिश्यू है वहाँ पे वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, जिससे वहाँ पे प्रोस्टेट का साइज़ कम हो जाता है और अलामात बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रोस्टेट के साइज़ में इजाफा होता है, जिससे पेशाब की नाली को रुकावट होती है और पेशाब के मसाइल सामने आते हैं। इन मसाइल पर काबू पाने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स किए जाते हैं और उनमें से एक है रिज्यूम प्रोसीजर। इस प्रोसीजर को यूएस एफडीए ने अप्रूव किया था 2015 में, और तब से ये प्रोसीजर अमेरिका और दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ में किया जा रहा है और अब ये प्रोसीजर पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। इसमें सबसे पहली बात यह है कि इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है और दूसरे नंबर पे ट्रांस यूरेथ्रल डिलीवरी डिवाइस होता है, जिसके साथ 30 डिग्री का सिस्टोस्कोपिक लेंस होता है और उसके साथ नीडल्स अटैच होती हैं। एनर्जी सोर्स से एनर्जी इमिट की जाती है और जो वाटर वेपर्स हैं ट्रांस यूरेथ्रल डिवाइस के थ्रू डिलीवर किए जाते हैं प्रोस्टेटिक टिश्यू में। और यहाँ पे चंद चीज़ें नोट करने वाली हैं। इसमें सबसे पहले यह है कि यहाँ का टेम्परेचर रखा जाता है 103 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे जो 9 सेकेंड्स के लिए ये वाटर वेपर्स इंजेक्ट किए जाते हैं और उनकी डेप्थ रखी जाती है 1 सेंटीमीटर। और जहाँ का जो प्रेशर होता है वो स्लाइटली अबव द ल्यूमिनल प्रेशर होता है। Another name for the resume therapy is the convective radio frequency water vapor thermal therapy. This convective or the convection is one of the three modes of the heat transfer. In convection, heat is transferred due to the movement of the fluids. अब हम बात करते हैं कि रिज्यूम थेरेपी के एडवांटेजेस क्या हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे ये है कि ये माइल्ड सेडेशन में किया जाता है। इसमें हल्की सी बेहोशी काफ़ी होती है। इसमें जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही स्पाइनल एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है। रिज्यूम प्रोसीजर का दूसरा बड़ा फ़ायदा यह है कि ये दिस प्रोसीजर इज़ इफेक्टिव इवन इफ देयर इज़ अ मीडियन लोब। प्रोस्टेट की आमतौर पर 2 लोब्स होती हैं, राइट और लेफ्ट, और बाज़ केसेस में मीडियन लोब एग्जिस्ट करती है और ये जो मीडियन लोब है ये यूरेथ्रा के फ्लोर के ऊपर मौजूद होती है। मीडियन लोब का डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सारे एडवांस प्रोसीजर्स इनइफेक्टिव हो जाते हैं जब मीडियन लोब मौजूद हो, जैसे यूरोलिफ्ट। रिज्यूम प्रोसीजर का तीसरा बड़ा फ़ायदा यह है कि दिस प्रोसीजर इज़ इफेक्टिव इवन फॉर अप टू द साइज ऑफ 120 ग्राम ऑफ द प्रोस्टेट। चौथा सबसे अहम फ़ायदा जिसकी बेस पर ये प्रोसीजर इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ वो ये है कि टिल डेट देयर आर नो रिपोर्ट्स ऑफ डी नोवो सेक्सुअल डिसफंक्शन। मतलब ये है कि आज की डेट तक इस प्रोसीजर की वजह से कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन रिपोर्ट नहीं किया गया। दूसरे प्रोसीजर जैसे टीयूआरपी हो गया या ओपन प्रोसीजर्स किए जाते हैं तो उसमें जो सेक्सुअल डिसफंक्शन रिपोर्ट किया जाता है उसमें रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो सकती है या एन इजैकुलेशन हो सकती है, और ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये रिज्यूम के साथ ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। पाँचवां और आखिरी सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये डे केस प्रोसीजर है। ये 10 to 15 मिनट के अंदर ये प्रोसीजर किया जाता है और 1 to 3 आवर्स के अंदर पेशेंट को वापस घर भेज दिया जाता है। अब अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले यह है कि दिस प्रोसीजर इज़ नॉट सूटेबल फॉर द पेशेंट्स विद हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट यूटीआई, जिनको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते रहते हैं, उनके लिए ये प्रोसीजर सूटेबल नहीं है। और दूसरे नंबर पे वो पेशेंट्स जिनकी हिस्ट्री है यूरिनरी रिटेंशन की, जिनको पेशाब की मुकम्मल रुकावट डेवलप हो जाती है, उनके लिए भी ये प्रोसीजर सूटेबल नहीं है। तीसरे नंबर पे वो पेशेंट जिनके प्रोस्टेट का साइज़ 120 ग्राम से ज़्यादा है, उनमें भी रिज्यूम प्रोसीजर के रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं और डिस्करेज किया जाता है और उनमें रिज्यूम प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया जाता। चौथे नंबर पर वो पेशेंट जिनकी पहले ही कोई सर्जरी हो चुकी हो प्रोस्टेट की, जैसे टीयूआरपी या कोई ओपन सर्जरी हो चुकी हो, तो इसको सेकंड प्रोसीजर के तौर पर नहीं किया जा सकता। सिर्फ वो पेशेंट जिन्होंने पहले प्रोस्टेट की किसी किस्म की कोई भी सर्जरी नहीं कराई, कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं कराया, तो उनके लिए ये प्रोसीजर किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं किया जाएगा। और पाँचवें नंबर पर यह है कि अगर तो प्रोस्टेट को रेडिएशन थेरेपी लगी हो तो उसके बाद भी ये प्रोसीजर नहीं किया जाता। इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये हाईली एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द प्रोस्टेट, फैसिलिटीज़ इन द हॉस्पिटल एंड द क्वालिटी ऑफ द गैजेट्स। इट वेरीज फ्रॉम 8 लाख टू 12 लाख। हम बात करते हैं कि क्या एविडेंस है कि इस प्रोसीजर के बाद जो प्रोस्टेट का साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है। इसमें 2 तरीके हैं। इसमें एक तो गैडोलिनम एनहांस्ड एमआरआई किए गए पेशेंट्स के और उसमें देखा गया कि बहुत सारा टिश्यू डेड हो चुका था इस प्रोसीजर के बाद, और दूसरी एविडेंस कलेक्ट की गई हिस्टोपैथोलॉजी के थ्रू, जिसमें टीयूआरपी करके या दूसरे प्रोसीजर करके ये जो टिश्यू है ये लेबॉर्ट्री में जमा कराया गया और उसमें देखा गया कि इस प्रोसीजर के बाद उस एरिया के टिश्यू की नेक्रोसिस हो चुकी है। सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि रिज्यूम प्रोसीजर के बाद प्रोस्टेट के साइज़ में कितनी कमी आती है। इसके ऊपर लिमिटेड डाटा अवेलेबल है, बट एज पर वन ऑफ द स्टडीज़ इसके साइज़ में जो कमी आती है वो है 28.9% एट 6 मंथ्स। मतलब यह है कि इस प्रोसीजर के हो जाने के बाद 6 महीने के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 30% उसका साइज़ रिड्यूस हो जाता है। मतलब यह है कि अगर 100 ग्राम प्रोस्टेट का साइज़ था
और ये रिज्यूम प्रोसीजर कर दिया गया, तो 6 महीने पर उसका जो साइज़ है वो 30% या 30 ग्राम कम हो जाएगा और वो 70 ग्राम प्रोस्टेट रह जाएगा।